बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ रहे हैं, जो कि व्यंग विधा में लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस व्यंग शब्द को पढ़कर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह व्यंग क्या होता है। बच्चों, यह व्यंग विधा हिंदी साहित्य में लेखन की एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि लेखक अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। बच्चों, हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं सबको नज़र आती है। कोई सीधे रूप में कह देता है और कोई उसे हंसी मजाक में बहुत ही अच्छे ढंग से कह देता है, ताकि हमारा ध्यान समस्याओं की तरफ आकर्षित भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हम जो सोच रहे हैं, यानी हमें जिस व्यंग की तरफ इशारा किया है वह कितना सही है। बच्चों, हिंदी साहित्य में व्यंग विधा का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी ने ही किया था। हाँ बच्चों, व्यंग विधा का हिंदी में लाने का श्रेय हरिशंकर परसाई जी को है। और हरिशंकर परसाई जी इतने अच्छे व्यंगकार हैं कि आप जब उनकी यह बस की यात्रा पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप उनके साथ बैठकर ही बस की यात्रा कर रहे हैं। और बस की यात्रा के बीच बीच में उन्होंने जिन व्यंग वाक्यों का प्रयोग किया है उनसे आपका ध्यान समस्याओं की तरफ आकर्षित होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ बच्चों, ऐसे हमारे व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी के बारे में एक बात और भी फेमस है, एक बात और भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने समय में एक देशबंधु अखबार चला करता था। उस देशबंधु अखबार में वो एक अपना अलग से कॉलम लिखा करते थे, जिसमें वे पाठकों के प्रश्नों के जवाब दिया करते थे। और वह कॉलम इतना अधिक प्रसिद्ध था कि वह देशबंधु अखबार सिर्फ हरिशंकर परसाई जी के सवालों के जवाब सुनने के लिए ही बिका करता था। बच्चों, आज आप हरिशंकर परसाई जी के द्वारा व्यंग विधा में लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध बस की यात्रा पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं यह बस की यात्रा पाठ शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बस की यात्रा पाठ का छोटा सा परिचय दूंगी। क्या है इस पाठ में? देखिए, बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित व्यंगात्मक यात्रा वृतांत है। बच्चों, व्यंग में बात लिखी गई है और कैसे लिखी गई है? बस के माध्यम से यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, आप लोगों ने भी बहुत यात्राएं की होंगी और आप सभी लोग बस में बैठे होंगे और बस में बैठने के बाद आपके कुछ अनुभव तो बहुत अच्छे रहे होंगे, कुछ बहुत बुरे रहे होंगे। ऐसा ही अनुभव हमारे लेखक के साथ हुआ और उस अनुभव को लेखक ने व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया। और यह व्यंग किसके ऊपर किया है? देखिए, इस यात्रा वृतांत में लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो बिना किसी रख रखाव के किस प्रकार पुरानी व खराब हालत की बसों को सड़क पर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए चलाते हैं और यात्रियों के जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों, जब हरिशंकर परसाई जी ने बस की यात्रा की तब उन्हें यह महसूस हुआ कि ये जो प्राइवेट बस मालिक हैं वो क्या करते हैं, वो बसों की देखभाल नहीं करते हैं, उनमें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराते हैं और उन बसों को बिना किसी रखरखाव के सड़क पर चला देते हैं, जिससे क्या होता है, बस कहीं भी खराब हो जाती है, साथ में यात्रियों की जान की जोखिम भी बनी रहती है। बच्चों, इस समस्या को ध्यान में रखकर हमारे व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ में प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है। चलते हैं बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। देखिए कहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। बच्चों, देखिए कि परसाई जी जब यात्रा कर रही हैं तो वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके कितने मित्र हैं?
5 मित्र। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बच्चों, ये जो संस्मरण है यह मध्य प्रदेश राज्य की बस यात्रा पर आधारित है। आप देखिए इस पाठ में पन्ना, सतना, जबलपुर 3 जगह का नाम आया है और ये तीनों जगह मध्य प्रदेश में हैं और हमारे लेखक का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। तो लेखक ने जब मध्य प्रदेश में बस की यात्रा की तो उन्होंने अपने अनुभव यहाँ पर उतारे हैं। देखिए, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। यानी लेखक को कहाँ जाना था? जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए जाना था। सुबह घर पहुंच जाएंगे। क्यों जाना था? क्योंकि उनको जबलपुर की ट्रेन पकड़कर सुबह अपने घर जाना था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। बच्चों, जो लेखक के मित्र थे 5, उनमें से 2 को अपने काम पर जाना था, अपने दफ्तर जाना था, वहां जाकर अपनी उपस्थिति देनी थी, इसलिए उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी और उस जबलपुर की ट्रेन को पकड़ने के लिए उन्हें इस कंपनी की बस में सफ़र करना पड़ रहा था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जब लेखक ने लोगों से पूछा कि हम शाम 5 बजे वाली बस में चले जाएं, तो लोगों ने मना कर दिया। क्या कहा? कि जो समझदार व्यक्ति हैं वो इस बस में, शाम वाली बस में यात्रा नहीं करते। तो लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या है कि शाम वाली बस में कोई यात्रा नहीं करता समझदार व्यक्ति? तो फिर उन्होंने क्या पूछा? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? भाई, हम इस शाम वाली इस बस से जाएंगे तो हमें क्या रास्ते में डाकू मिलेंगे? तो क्या जवाब आया? नहीं, बस डाकिन है, यानी बस में ही परेशानी है। फिर देखिए आगे क्या होता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। देखिए लेखक ने क्या व्यंग किया है। श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्या आप बस को देखने के बाद श्रद्धा उमड़ने जैसे भाव ला सकते हैं? नहीं ला सकते। लेकिन लेखक ने जब बस को देखा तो बस को देखते ही उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ पर बच्चों उन्होंने व्यंग में यह वाक्य कहा है, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी अधिक उम्र की, बहुत ही बुजुर्ग थी, बहुत ही पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों का अनुभव यानी बहुत समय से चल रही थी और बहुत ही अधिक पुरानी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यानी जो बस थी वह हमारी इतनी वयोवृद्ध थी, इतनी पुरानी थी कि लोग बाग इसको देखकर ही इसमें यात्रा नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम इस बस में बैठेंगे तो बस को बहुत परेशानी होगी। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी बस इतनी अधिक पुरानी थी कि उसमें बैठकर यात्रा तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसे कहीं रखकर अवशेष के रूप में उसकी पूजा की जा सकती थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था, यानी वह बस ऐसी थी कि उसमें किसी भी हालत में बैठा नहीं जा सकता था। बच्चों आप ये चित्र देखिए, बस कुछ इस तरह की थी। अगर आपको कुछ इस तरह की बस दिखाई दे तो क्या आप बैठना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। बस को देखकर ही आपको समस्याएं याद आने लग जाएगी। तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ और इस बस को देखकर लेखक ने इतने सारे व्यंग कर दिए और इस बस को देखने के बाद ही लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े कि बस इतनी अधिक पुरानी है जिसमें कोई सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी वह सड़क पर चल रही है। बच्चों आगे चलते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। देखिए बस कंपनी में ऐसा नहीं है कि बस मालिक नहीं जा रहा हो, बस कंपनी का हिस्सेदार भी उस बस में बैठकर ही यात्रा कर रहा था। जब लेखक को पता चला तो लेखक ने क्या किया, हमने उनसे पूछा, हमने यानी हमारे लेखक ने
उनसे यानी बस के हिस्सेदार से पूछा। क्या पूछा? यह बस चलती भी है? क्या पूछा? बस को देखकर लेखक को बहुत संशय था कि यह बस चलती भी है। तो वह क्या बोले हिस्सेदार साहब? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हमें देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी बस की हालत देखकर लेखक को बहुत अधिक संशय था। तो उन्होंने हिस्सेदार साहब से पूछा, क्या यह बस चलती है? तो हिस्सेदार ने कहा, हाँ जी यह बस चलती है, अभी चलेगी। फिर लेखक को लगा अपने आप चलेगी या धक्का वगैरह लगाना पड़ेगा। तो हिस्सेदार साहब ने कहा अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? देखिए, गजब हो गया। गजब यानी बहुत ही अजीब या हैरानी वाली बात हो गई। ऐसी बस अपने आप चलती है, यानी लेखक को इतना अजीब लगा कि ऐसी इतनी पुरानी बस है, क्या वो अपने आप चल लेगी? हम आगा पीछा करने लगे। बच्चों, ये जो आगा पीछा करना दिख रहा है बच्चों, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, यानी हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस बस से यात्रा भी करें या नहीं करें। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। जो लेखक के मित्र थे उनमें से एक मित्र डॉक्टर साहब थे। उस डॉक्टर मित्र ने क्या कहा? डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बच्चों, डॉक्टर साहब को जल्दी थी, उन्हें जाना था, काम पर हाजिर होना था। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर? डरो मत, चलो, यह बस बहुत अनुभवी है, यानी इस बस को सड़क पर चलने का बहुत ही अधिक अनुभव है और यह नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी अगर हम कहीं नई बस पर बैठते हैं तो नई बस को ना तो रास्तों का पता है, ना उनका यह पता है कि वह कभी भी खराब हो जाएगी, इसलिए यह बस बहुत अधिक अनुभवी है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी जिस तरह बच्चे को माँ की गोद में कोई भी परेशानी नहीं होती है, उसी तरह अगर हम इस बस में बैठेंगे तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें तो कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बच्चों, कूच यानी आगे बढ़ने के लिए, निमित्त यानी कारण या साधन चाहिए। बच्चों, लेखक हमारे बैठ गए और उन्होंने जो ये सारे वाक्य बोले हैं यह व्यंग में बोले हैं। क्यों बोले हैं? कि जब वो बस में बैठे तो लोगों के जो चेहरे थे, जो उन्हें छोड़ने आए थे, वो देखने लायक थे। यानी वो लोग कुछ इस तरह से उनको देख रहे थे मानो उनको अंतिम विदा दे रहे हों। अंतिम विदा यानी उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि यह बस इनको पहुंचा भी पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। उनकी आंखें क्या कह रही हो? लेखक ने जब उनकी आंखों को देखा तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी आंखें तो कह रही है अंतिम विदाई देते समय कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो इस दुनिया में आया है वह एक दिन जाएगा, चाहे वह राजा हो, रंक यानी गरीब हो या फ़कीर हो। बच्चों, फ़कीर साधु को उर्दू भाषा में कहते हैं। तो यानी इस दुनिया में जो भी कोई आया है वह एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाएगा। आदमी को कूच करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए। और चूँकि लेखक बस से यात्रा कर रहे थे इसलिए लेखक को आगे बढ़ने के लिए बस का सहारा चाहिए। चलते हैं आगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, बस किससे स्टार्ट होती है?
इंजन से। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ यानी इंजन ने आवाज़ की, ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है। बच्चों, बस का इंजन बहुत तेज़ आवाज़ करता है। जैसे ही वह इंजन शुरू हुआ तो ऐसा लगा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। यानी बहुत ही अधिक शोर हो रहा था जिसको कि सहन करना बहुत कठिन था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। बच्चों, जब वो बस में बैठे तो बस की जो खिड़कियां थीं उनमें बहुत कम कांच थे, यानी सारे कांच टूटे हुए थे और वो भी कुछ इस तरह से टूटे हुए थे कि जो बचे थे उनसे लेखक को बचना था। यानी वो कहीं भी उनको चोट पहुंचा सकते थे, कहीं भी उनके चुभ सकते थे, इसलिए हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। बच्चों, जब आप बस में बैठते हो तब आप कहते हो ना अपने मम्मी पापा से, खिड़की की तरफ हमें बैठने दो, खिड़की पर हमें बैठना है। लेकिन उस बस की हालत ऐसी थी कि आप खिड़की की तरफ नहीं बैठ सकते थे क्योंकि कांच बहुत ही अधिक खराब हो चुके थे, वो नुकसान पहुंचा सकते थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि बहुत अधिक शोर आ रहा था जिससे कि हमारे लेखक परेशान हो रहे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। बच्चों, लेखक ने बस की स्थिति पर व्यंग करने के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 आंदोलनों का उदाहरण दिया है। कौन कौन से 2 उदाहरण हैं? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन क्या होता है? बच्चों, असहयोग शब्द अ प्लस सहयोग से मिलकर बना है। अ यानी नहीं करना, सहयोग यानी किसी की मदद नहीं करनी, किसी का सहयोग नहीं करना, और सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा यानी किसी का उल्लंघन करना। बच्चों, गांधी जी ने 2 प्रमुख आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों के साथ असहयोग करना शुरू कर दिया था। यानी हमारे देश में जितने भी लोग थे उन सब ने अंग्रेजों की मदद करना बंद कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन में अंग्रेजी सरकार ने जितने भी आदेश निकाले थे उनकी विनय पूर्वक अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। तो लेखक को ऐसा लगा कि जो यह बस है वह इतनी पुरानी है कि असविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के वक्त यह जवान रही होगी, उसने भी यह वक्त देखा होगा, इसलिए यह ट्रेनिंग मिल चुकी थी इसको, इसलिए बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, यानी अलग अलग हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी बस के मालिक और बस के ड्राइवर बस को चलाना चाहते थे और बस बिल्कुल भी चलने के लिए तैयार नहीं थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। देखिए, सीट कहाँ लगी होती है? बस की बॉडी में ही लगी होती है, तो सीट भी बॉडी से असहयोग कर रही थी, यानी जैसे जैसे बस चल रही थी सीट अलग होती जा रही थी। कभी लगता सीट बॉडी छोड़कर आगे निकल जाएगी और ऐसी स्थिति लगती थी कि ऐसा लगता है कि बॉडी से हटकर सीट आगे चली जाएगी। कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता कि ये जो बस चल रही है ना, यह सीट तो छोड़ देगी और इसकी बॉडी आगे निकल जाएगी।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यानी 8-10 किलोमीटर की यात्रा होने पर सारे जितने भी भेद थे वह मिट गए। यह समझ में नहीं आता था सीट हम पर बैठे हैं या हम सीट पर बैठे हैं। बच्चों, जब इतना हो गया तो इसका मतलब क्या है? लेखक बस में बैठ तो गया, एक तो उसको बहुत अधिक शोर आ रहा था इंजन का, दूसरी बैठने में भी बहुत अधिक असुविधा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बस की सीट टूट सकती है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ बस की यात्रा पाठ का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि लेखक को बस की यात्रा करने में कितनी परेशानी आ रही थी और वह किस तरह एक बुजुर्ग वयोवृद्ध बस में बैठ तो जाते हैं जिसकी हालत बहुत अधिक खराब होती है। अब अगले भाग में हम यह देखेंगे क्या इस बस के द्वारा लेखक जबलपुर की ट्रेन तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, या उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है। बच्चों, यह हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।